जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम जिला न्यायालय और लोक अदालत के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर जिला न्यायालय क्या होता है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है, जिसे जिला न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। अब इनकी नियुक्तियां कैसे होती है वो भी जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 233 में कहा गया है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। वहीं अनुच्छेद 234 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है हर राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे डिप्टी कमिश्नर हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया। इन सब की जो नियुक्ति होती है वो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा होती है हर राज्य में। नेक्स्ट है योग्यता। जिला न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताएं होना जरूरी है, जिसमें पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकालत का अनुभव हो। तीसरा है उच्च न्यायालय ने नियुक्ति की सिफारिश की हो। चौथा है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी केंद्र और राज्य के अधीन जो सरकारी पद होते हैं उनमें पदस्थ रहकर कार्य ना किया गया हो। नेक्स्ट है जिला न्यायालयों पर नियंत्रण। संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत कहा गया है कि जिला न्यायालय और उसके अधीन आने वाले सभी न्यायालयों के अधिकारियों की पद स्थापना यानी पोस्टिंग, पदोन्नति यानी प्रमोशन और उनकी छुट्टी निर्धारित करने का अधिकार उच्च न्यायालय को होता है। अब जानते हैं जिला न्यायालय की कुछ शक्तियों के बारे में। पहला है जिला न्यायालय के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। दूसरा है जिला न्यायाधीश को किसी भी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है, परंतु मृत्युदंड के मामले में उच्च न्यायालय का अनुमोदन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अप्रूवल, लेना आवश्यक है। अब जानेंगे कि जिला न्यायालय की संरचना कैसी होती है। सबसे ऊपर क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है, और उसके बाद आते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, और उसके अधीन 2 होते हैं, दीवानी अधिकार और दूसरा होता है फौजदारी अधिकार। अब इन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। जिला न्यायाधीश जब केवल दीवानी मामलों से संबंधित सुनवाई की जाती है तब वह मामले जिला न्यायाधीश के अंतर्गत लाए जाते हैं। सत्र न्यायाधीश जब केवल आपराधिक मामलों से संबंधित सुनवाई की जाती है तब वह मामले सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत लाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि दीवानी मामले आखिर क्या होते हैं। ऐसे मामले जिनका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का हनन, संपत्ति का हस्तांतरण या अधिकार पाने में समस्या उत्पन्न होती है, सिविल या दीवानी मामले कहलाते हैं। उदाहरण के लिए किराएदार और मकान मालिक के बीच किराए के संबंध में या मकान खाली करवाने के संबंध में हुए विवाद को इसके अंतर्गत रखा जाता है। दीवानी मामलों का सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा निपटान किया जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड को 1908 में पारित किया गया था। अब जानते हैं आपराधिक मामले क्या होते हैं। ऐसे मामले जिनका संबंध आपराधिक कार्यों से होता है वे आपराधिक मामले के अंतर्गत आते हैं, जैसे चोरी करना, हत्या करना, मारपीट करना तथा नशीले पदार्थों की सप्लाई और जाली नोट बनाना इत्यादि आपराधिक मामले के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं कि आखिर दीवानी और आपराधिक मामलों में अंतर क्या है। जहां दीवानी मामलों का मुख्य उद्देश्य क्षतिपूर्ति, दावा या अधिकार प्राप्ति का होता है, वहीं आपराधिक मामलों का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सजा दिलाना होता है। दूसरा है दीवानी मामलों के अंतर्गत जहां जीतने वाले पक्ष को मुकदमे के दौरान हुए खर्च की भरपाई लेने का अधिकार होता है, वहीं फौजदारी मामले में ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरा है दीवानी मामलों में सजा के तौर पर नुकसान के लिए आर्थिक भुगतान या अन्य प्रकार की बहाली मतलब मुआवजा के आदेश को शामिल किया जाता है। वहीं फौजदारी मामलों में प्रायः जेल की सजा या मृत्युदंड होती है। अब हम जानेंगे लोक अदालत आखिर क्या होता है। इसका अर्थ जनता की अदालत या न्यायालय जो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मामलों से जो न्यायालय में लंबित हैं या जिन्हें अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है, उन्हें बातचीत या मध्यस्थता के माध्यम से बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए हल करना है, ताकि न्यायालयों पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके। स्वतंत्रता के बाद पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था, जिसका परिणाम यह निकला कि यह पहल विवादों का निपटारा करने में बहुत सफल हुई थी, जिस कारण इसका प्रसार देश के अन्य हिस्सों में भी होने लगा।
उस समय यह व्यवस्था एक स्वैच्छिक एवं समझौताकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन बाद में इसे वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 यानी 1987 पारित किया गया। लोक अदालत की अध्यक्षता सामान्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है और इनके अलावा 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक वकील तथा दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। लोक अदालत के अंतर्गत लगभग सभी सिविल मामले लाए जाते हैं, जैसे कि विवाह संबंधी, भूमि संबंधी, बैंक वसूली के मामले, पेंशन मामले और नगर पालिका संबंधी मामले इत्यादि लोक अदालत के अंतर्गत लाए जाते हैं। अब हम जानेंगे लोक अदालत के लाभ, जिसमें पहला है इसमें कोई अदालती फीस नहीं लगती है। अगर अदालती फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो लोक अदालत में मामला समाप्त होने के बाद राशि लौटा दी जाती है। इसमें कम समय लगता है और तुरंत विवादों की सुनवाई होती है। अब एक नोट है, वो याद रखिएगा, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।